तो आज हम बात करते हैं, देखिए पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है ये आपके 1, 2, 3, 4 जैसे पॉलिसीज़ वाला है वो भी है, पेपर 1 में भी पर्यावरण है उससे भी संबंधित है, और इनसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी आप प्रीवियस ईयर में अगर 4 साल के पेपर देखेंगे तो हर पेपर में यहाँ से प्रश्न आया है, चाहे वो 22 का पेपर हो, 21 का पेपर हो, 20 का हो, 19 का हो, हर पेपर में यहाँ से प्रश्न आए हैं। तो थोड़ा सा हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। अब इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं वो क्या हैं, तो ये जो रामसर सम्मेलन था, रामसर ईरान में है पहली बात। तो कहाँ पर हुआ था ये रामसर कन्वेंशन? ईरान में हुआ था, ठीक। तो रामसर है कहाँ? ये ईरान, ठीक है। और ईरान, इसका पहले का नाम क्या था? फारस या पर्सिया। तो जो पर्सिया था वही आज का ईरान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ईरान का कौन सा शहर? रामसर शहर था। इसमें एक सम्मेलन हुआ 1971 में, और ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व नमभूमि या आर्द्रभूमि दिवस की। तो विश्व नमभूमि दिवस या फिर आर्द्रभूमि दिवस, ये दोनों यहीं से स्टार्ट किए गए, ठीक। तो एक तो सीधा क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि नमभूमि या आर्द्रभूमि दिवस, मेंस में ही पूछा जा चुका है। तो 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्रभूमि या नमभूमि दिवस। यहाँ से क्या हुआ, तो रामसर कन्वेंशन जो था वो किसके लिए, जो भी हमारी वेटलैंड थी, नमभूमियाँ जो थी, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया। अब ये चीज़ आपसे जैसे पूछे सबसे बड़ी नमभूमि कौन सी है भारत की, फिर यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा सबसे छोटी। बताइए सबसे बड़ी नमभूमि कौन सी है? कौन सी है? क्या है सबसे बड़ी नमभूमि? जल्दी बोलिए। अच्छा, चलो ठीक है, छोटी तो रेणुका है, सही बात है, स्मॉलेस्ट यही है। रेणुका कहाँ है? और ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं या वर्क दे रहे हैं, जितने वेटलैंड भारत में हैं उन सब वेटलैंड की लिस्ट अच्छे से देख लीजिए, और सीधा क्वेश्चन क्या होता है, कौन सा वेटलैंड कहाँ स्थित है। बस क्या आपको सिर्फ और सिर्फ राज्यों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि यही सेम चीज़ें जो आपकी रामसर साइट में है, किसमें है ये रामसर स्थल में जो हैं, यही चीज़ें आपकी पर्यावरण में भी, ज्योग्राफी में भी, ये कई जगह आपको काम आने वाली हैं। तो रेणुका हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी, बताइए क्या होगी, क्या होनी चाहिए? सुंदरबन, सिंपल सा सुंदरबन। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरबन, ठीक। तो ये लार्जेस्ट है, आपकी लार्जेस्ट वेटलैंड है इंडिया की, सुंदरबन। सबसे छोटी रेणुका, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है ये 2 आप याद रखिएगा। अब हिमाचल प्रदेश, सॉरी, जब हम पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं सुंदरबन में, तो यहाँ पर ये किसके लिए फेमस है सुंदरबन? तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है एक तो मैनग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या है सुंदरबन में, मैनग्रोव फॉरेस्ट में? इसमें सुंदरबन में क्या पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर, ठीक है। तो जो बंगाल टाइगर है ना, यहाँ पे टाइगर मछलियाँ खाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सुंदरबन के जो बाघ हैं वो क्या खाते हैं, तो वो मछलियों का शिकार करते हैं। और मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है, मैनग्रोव जड़ों का फ़ायदा क्या है, इसकी जड़ें हवा में होती हैं, एरियल होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ हैं जड़ें? एरियल होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सुंदरबन कहाँ है? तो हमारे वेस्ट बंगाल में है। और यहीं से वेस्ट बंगाल से एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है बुक्सा नेशनल पार्क। तो ऐसे समझ लो, ममता दीदी बक्सा लेके चली गई, तो बुक्सा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? दीदी के पास बुक्सा है, बक्सा है। तो बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। सुंदरबन आपकी लार्जेस्ट वेटलैंड है, सबसे बड़ी नमभूमि है, और नमभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं।
अब यहीं से आप एमपी में एंटर कर जाइए। तो एमपी में कौन कौन सी नम भूमियाँ हैं? सबसे पहली भोजताल, ठीक है। अब यहाँ ईयर कि भैया भोजताल को नम भूमि कब बनाया गया, कब बनी भोजताल नम भूमि? 2002, ठीक है। तो ये एक प्रश्न बन जाता है। फिर इसके अलावा और कौन कौन से वेटलैंड्स हैं मध्य प्रदेश में? तो एक तो हो गया आपका क्या, भोजताल, ठीक। और भोजताल नाम किससे? तो राजा भोज से है इसका नाम। 2002 में ये नम भूमि बनी थी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि और तो शिवपुरी में कौन सी है? सांख्य सागर, ठीक है। तो शिवपुरी में आपकी सांख्य सागर है। कौन सी सागर है? सांख्य सागर झील है। और इंदौर में क्या क्या है? ठीक है, इंदौर में अगर हम इंदौर की बात करें तो यशवंत सागर और दूसरा क्या, सिरपुर। तो ये जो आपकी हैं यशवंत सागर और सिरपुर, ये इंदौर में है। शिवपुरी में सांख्य सागर है। ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं और पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो ध्यान रखिए। और यही शिवपुरी है जहाँ पर माधव नेशनल पार्क है, ठीक है। और इस माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज कैसल भवन, कौन सा भवन? जॉर्ज कैसल भवन। तो शिवपुरी में क्या, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे कौन सा भवन? जॉर्ज, ठीक है। तो जॉर्ज कैसल भवन। तो ये जो जॉर्ज कैसल भवन है वो कहाँ पर है? शिवपुरी में है, माधव नेशनल पार्क में। और एक और चीज़ याद रखिएगा माधव नेशनल पार्क की, कि बेटा माधव नेशनल पार्क जो है प्रोजेक्ट टाइगर नहीं है। बहुत अच्छे से, कान्हा है माधव नहीं है, जबकि दोनों एक हैं, ठीक है। तो कान्हा को बांधा है, लेकिन कान्हा माधव वाले नहीं है, माधव हो गए बड़े, तो उन्हें नहीं बांध सकते हैं। अब भगवान बड़े हो गए ना, तो अब माता जी नहीं बांधेंगी। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं आता है ये माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी में स्थित है। इसमें जॉर्ज कैसल भवन है, ठीक। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपकी रामसर सम्मेलन और इससे संबंधित चीज़ों पर आती हैं, पूछी जाती हैं। इसके बाद हम देखें तो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, ठीक है। कौन सा कन्वेंशन हुआ? स्टॉकहोम कन्वेंशन। और अगर आप जानते हो तो भारत में कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू किया? पहले तो 5 जून। कब से? 5 जून को नहीं, स्टार्ट कब से हुआ? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद से अगर हम बात करें तो अगले साल 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना शुरू कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है 1973 से, ठीक। तो 1973 से क्या मनाना शुरू हुआ? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। और किस सम्मेलन से मनाना शुरू किया? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन से मनाना शुरू किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से। इसके बाद 1972 में ही भारत में क्या आता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, इसको अभी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, क्या है, कैसा है। अभी हाल फिलहाल आप ऐसे याद रख लो, विश्व, ठीक है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यहाँ से थोड़ा कनेक्ट करिए। राम एक थे, ठीक है। तो अब कहाँ जाएंगे? राम जाएंगे वनवास। तो 2 में क्या है? वन। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन चले गए राम, अब वन में मिलेंगे वनराज यानी कि टाइगर। तो 3 जो है वो क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 का है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और इसको लाने में किसका श्रेय? ठीक। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
प्रोजेक्ट टाइगर लाने में बेटा जो इनका योगदान माना जाता है वो है कैलाश शांखला। कैलाश सत्यार्थी मत कर देना। तो इन्हें हम कैलाश शांखला को किस नाम से जानते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये है हमारे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शांखला। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973, ठीक, और कैलाश शांखला हैं ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय पीएम कौन थे हमारे, तो पीएम कौन होंगी? इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी के समय प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना जो है वो लाई गई थी। अब यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं? तो देखो माधव मैंने अभी क्लियर कर दिया कि माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं है। तो अब हैं कौन कौन से? तो ऐसे याद रख लो, सतपुड़ा संजय, सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद वाला, संजय नेशनल पार्क संजय डुबरी, ठीक है, 2। फिर इसके बाद कान्हा और बांधवगढ़। तो कान्हा को बांधा, तो कैसे याद रखेंगे? कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा, संजय, कान्हा, बांधवगढ़। अब कौन सा बचता है? पन्ना और पेंच। तो पन्ना का हमेशा पेंच है भैया, हीरा की तमन्ना है, पन्ना मिलेगा तो पेंच फंसेगा। तो पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय और कान्हा, बांधवगढ़, ये 6 नेशनल पार्क हैं जिनमें आपके क्या हैं? प्रोजेक्ट टाइगर हैं, लेकिन माधव में नहीं है। अब और किस किस में प्रोजेक्ट टाइगर है? एक रातापानी अभ्यारण्य। अगर हम मध्य प्रदेश सरकार, याद रखना इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं माना है रातापानी को, जो रातापानी है सेंचुरी है, ये अभ्यारण्य है रातापानी, इस रातापानी सेंचुरी को सिर्फ एमपी गवर्नमेंट ने किस में शामिल किया है? प्रोजेक्ट टाइगर में। तो एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रातापानी है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे शामिल नहीं किया। तो फिर और कौन सा है जो अभी लेटेस्ट में जुड़ा? ठीक है, तो नौरादेही नहीं बोल के अब हम उसे क्या बोलते हैं? कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर है? ठीक है, रानी दुर्गावती या वीरांगना दुर्गावती जो है, तो वीरांगना दुर्गावती या रानी दुर्गावती। और आपको ध्यान रखना ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर बन गया। वीरांगना दुर्गावती अब क्या बन गया? मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है ये। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है, तो रानी दुर्गावती या वीरांगना रानी दुर्गावती। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं कि पहले हमारा नौरादेही जो था वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य था, सेंचुरी थी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी राला मंडल थी। तो अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कह रहे हैं? रानी दुर्गावती जो है भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अब इस तरीके से टोटल देखें तो 8 हो जाते हैं, 2 अभ्यारण्य और 6 नेशनल पार्क, इन्हें हमने प्रोजेक्ट टाइगर में मध्य प्रदेश के शामिल किया है। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। देखो कान्हा को बांधा, कान्हा बांधवगढ़, बांधवगढ़ उमरिया में, कान्हा कहाँ है? मंडला में। फिर सतपुड़ा और संजय, संजय सतपुड़ा, और पन्ना और पेंच। ठीक, ये 6 नेशनल पार्क। इसके अलावा रातापानी मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार रायसेन वाला, और एक कौन सा? वीरांगना, लक्ष्मीबाई मत कर देना, रानी दुर्गावती या वीरांगना दुर्गावती, नहीं तो पता चले कि वहाँ पहुँच गए हम झांसी। तो ये जो वीरांगना दुर्गावती हैं, ये आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। कैलाश सांखला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि अब जैसे देखें टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, और दुनिया में भी बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ? भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ? मध्य प्रदेश में। कल आप मुझे बताएंगे कि संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? 785। और इंडिया में? कोई नहीं, सोच लो, होमवर्क था वो तो आपने प्लस पॉइंट दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप भी प्रयास करिए।
देखिए आपको क्या करना है, अच्छी चीज़ यही है कि हमें बस एक बड़ा सर्कल बनाना है, उसमें सबको घुसा देना है। ठीक है, टाइगर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है, हम बात करेंगे अलग से भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम जितनी चीज़ों को समेट सकते हैं, क्योंकि अच्छी बात क्या होती है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको। फिर इसके बाद अब वन में वनराज हैं तो वन में पिएंगे ये जल, और जल हो गया प्रदूषित। तो 74 में 4 वाटर, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, पॉल्यूशन एक्ट 1974 का। ठीक है, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। देखो 71 में राम थे, राम गए वन, तो एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया में क्या 2 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 3 में वन में होंगे वनराज, तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, और 4 क्या करेंगे अब जल वल पिएंगे, तो जल प्रदूषण। और इसके बाद 1980, ये आपके फिर से सिलेबस में दिया है सीधा सीधा, तो वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, 1980 का है वन संरक्षण अधिनियम, और इसे पर्यावरण संरक्षण से मिक्स मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम, वाह जीरो होता है ना, वाह जीरो, 1980, तो वन संरक्षण अधिनियम या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। और वन को संरक्षित करेंगे तो वायु अच्छी होगी, तो प्रदूषण नहीं होगा। तो 1981 में वायु प्रदूषण वही सेम जैसा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है, तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो 1981 का आपका क्या था, वायु प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम था। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके 81 तक के। फिर इसके जैसे ही हम आगे चलते हैं तो अब आ जाता है 1986, और 1986 का एक्ट तो अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस देखो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपके सिलेबस में है। ठीक, वन संरक्षण अधिनियम पे भी बहुत चर्चा होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये तो बिल्कुल छाता विधान है, इसके बिना पेपर का छाता नहीं बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, इसी को हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छाता विधान के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो 1987 में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, आपकी ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए था। और मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो पहले तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है, जो कि कनाडा में, कनाडा का एक शहर है, और ये ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत का क्षरण जो है उसको रोकने के लिए लाया गया था। और इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत बाद में 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाने लगे, ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो किससे मनाना शुरू किया गया, 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो मनाना शुरू किया गया था। अब ये आपके बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री सब में ये चीज़ कनेक्ट होती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ओजोन जो है वो कैसा प्रदूषक है, ओजोन, ओजोन परत नहीं, ओजोन गैस, तो प्राइमरी या सेकेंडरी, पहला प्रश्न। ये जो O3 है ये कैसा पॉल्यूटेंट्स है, प्राथमिक, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, द्वितीयक प्रदूषक। बताएं, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए कि ओजोन किस तरीके के प्रदूषक के अंतर्गत आता है, प्राथमिक प्रदूषक या द्वितीयक प्रदूषक, किसमें हम इसे शामिल करते हैं, बोलिए। ठीक, तो ओजोन कैसा है आपका, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक प्रदूषक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन से हम एक और क्वेश्चन पर जाएं, एक अभी आपके प्रीवियस ईयर में आया था, कौन द्वितीयक प्रदूषक है, पी से प्राइमरी नहीं होता, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट,
तो जो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है पेन जो है ये आपका ये भी कैसा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक प्रदूषक के रूप में होता है। और ऐसे प्रदूषक जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की क्रिया से बनते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ऐसे प्रदूषक जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में छोड़ जाने पर प्रदूषण करते हैं वो प्राइमरी होते हैं। और मात्रा के आधार पर भी प्रदूषकों को डिवाइड कर सकते हैं। सुनिए आप लोगों ने ये चीज़, मात्रा के आधार पर प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, क्वांटिटी के आधार पर बोलिए। मात्रा के आधार पर हम प्रदूषकों को कौन कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं? वेरी गुड। तो एक होते हैं मात्रात्मक और एक क्या होते हैं, गुणात्मक। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। देखो बेटा सीधी बात है, अब समझना अच्छे से। मात्रात्मक का मतलब क्या है, ऐसे प्रदूषक जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ही ये प्रदूषक के रूप में काम करते हैं, तो ये मात्रात्मक है। और गुणात्मक कौन होते हैं, क्वालिटेटिव। तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो थोड़ी भी मात्रा में होंगे हैं तो वो पॉल्यूशन का काम करें, तो वो गुण है ना उनमें पॉल्यूशन करने का। और इनकी जब मात्रात्मक वाले में क्या होती है, जब इनकी मात्रा बढ़ती है, अब देखना CO2 का अगर सामान्य लेवल है तो हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को बना के रख रही है, और CO2 सामान्य स्थिति में प्रदूषक नहीं है, ये ध्यान रखना। इवन मैं बोलूँ वाटर वेपर, जलवाष्प भी सामान्य स्थितियों में मतलब सामान्य क्वांटिटी में ये प्रदूषक नहीं होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये प्रदूषक का कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्या आएगा आपके मात्रात्मक में, CO2 है, जो कि अब ध्यान रखना जैसे पूछा जाता है कौन सामान्य स्थितियों में प्रदूषक नहीं है, तो CO2 नॉर्मल स्थिति में प्रदूषक नहीं है, 0.03% होता है। तब ये था तो वो तो आवश्यक गैस है, क्योंकि ये होगी तभी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और तभी हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर रहेगा, नहीं तो हम जम जाएंगे अभी सब लोग। तो यहाँ पर मात्रात्मक मतलब सामान्य स्थितियों में या सामान्य मात्रा में, कम मात्रा में जब होते हैं तो प्रदूषक नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती है तो ये पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक का काम करते हैं। जबकि दूसरे क्वालिटेटिव कैसे हैं, इनकी तो नेचर ही प्रदूषकों का है, तो ये थोड़ी सी मात्रा में भी होंगे तो ये प्रदूषण का काम करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब कैसे हैं, थोड़ा भी है लेकिन पॉल्यूशन तो है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है, ये नहीं कह सकते कि CO थोड़ी चलेगी, ठीक है। तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान रखना, ये द्वितीयक प्रदूषक है। ऐसे ओजोन जो है वो द्वितीयक, ओजोन गैस नहीं है, सॉरी ओजोन परत नहीं, ओजोन गैस द्वितीयक प्रदूषक के रूप में होती है। तो ओजोन जो है वो कैसा पॉल्यूटेंट्स है, सेकेंडरी या द्वितीयक प्रदूषक के रूप में होता है। अब यहीं से और क्या प्रश्न बनता है कि जो ओजोन परत है वो पाई कहाँ जाती है, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि जो हमारी ओजोन परत है, कौन सी परत, ओजोन परत, ये किसमें पाई जाती है, समताप मंडल, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो समताप मंडल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए डायग्राम से। अगर हम अपने वायुमंडल की परतों की बात करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में 5 लेयर्स या परत होती हैं। पहली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, ये पहली, इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, यही है। इसके बाद सेकंड, दूसरी क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर, SS लिख दें, यानी कि समताप मंडल। तीसरी क्या है, ठीक है, तीसरी बीच में है दो के, तो ऐसे समझ लो मध्य मंडल, इंग्लिश में मीजोस्फीयर, ठीक है। ये क्या है, आयनोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल। जितने सिग्नल, इग्नल, रेडियो, टेलीविजन सब जो कुछ होते हैं वो कहाँ से होते हैं, रिफ्लेक्ट,
आयनमंडल से, और लास्ट बाहरी है तो एक्सो बोलते हैं, तो एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये स्ट्रेटो है, स्ट्रेटोस्फीयर है। ये कौन सी स्ट्रेटोस्फीयर है? सेकेंड वाली, थर्ड वाली मीजोस्फीयर मध्यमंडल, तीसरी आयनमंडल, चौथी एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य मंडल है। अब देखो यहाँ समझो, ये तो बहुत सड़ा क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ होती है। इसे आप लोग चूंकि प्रीलिम्स निकाल के ही मेंस लिखेंगे तो स्वाभाविक है आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ये जो क्षोभ मंडल है, मैं एडिशनल चीज़ें ही बता रहा हूँ। क्षोभ मंडल में जितनी सीजनल घटनाएं हैं, मौसमी जितने भी परिवर्तन है, अब से बोले बिजली चमकना यहीं, पानी बरसना यहीं, लाइटनिंग यहीं, जितने सीजनल इफेक्ट या सीजनल इम्पैक्ट दिखाई देंगे, मौसमी परिवर्तन दिखाई देंगे, वो सब बेटा क्षोभ मंडल में ही दिखाई देंगे। किसमें दिखाई देंगे? क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो कहानी है ये ट्रोपोस्फीयर की है और यहीं क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं घटित होती हैं। पानी बरसे, बिजली चमके, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, चक्रवात आ जाए, जितने जो आपको लाना हो वो सब यहीं आएंगे। और समताप मंडल में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। इसी कारण से एरोप्लेन कहाँ जाते हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती हैं जो प्लेन वगैरह होती हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो ये दूसरी आपकी कौन सी है? समताप मंडल है। अब थोड़ा समझिए, ये तो सामान्य उत्तर था, फिर एक आंसर क्या बनता है इस तरीके का। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है ये, मैं येलो कर देता हूं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये जो है ये किसकी है? ये जो क्षोभ मंडल था इसकी ऊपरी सीमा थी, और ये किसकी सीमा है? बोलो, ये यहाँ, जैसे ये पूरी देखें तो समताप मंडल की निचली, तो आपको ये ध्यान रखना है समताप मंडल की किस पर? समताप मंडल की निचली परत या सीमा, और क्षोभ मंडल की कौन सी? ऊपरी परत या सीमा। ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज, यानी कि क्षोभ सीमा। तो अगर कभी ऐसे ऑप्शन आ जाए और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि ओजोन परत कहाँ होती, तो आपको बताना है, देखो उल्टा कर देते हैं जस्ट, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा। उल्टा क्या करेंगे? क्षोभ मंडल की निचली सीमा, समताप मंडल की ऊपरी सीमा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्षोभ मंडल है, इसकी ऊपरी सीमा है, और जो समताप मंडल था उसकी नीचे वाली थी ये। तो इस पर पाई जाती है आपकी क्या? ओजोन लेयर, और इसी को कहते हैं हम ट्रोपोपॉज। तो कभी ऐसे भी आया है कि कहाँ होती है, तो क्षोभ सीमा में, ट्रोपोपॉज में पाई जाती है ओजोन लेयर। अब इसको नुकसान पहुंचाएंगे। अब ओजोन लेयर है क्या? तो कोई लेयर एयर नहीं होती है, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स या ओजोन गैस जो है उसकी सांद्रता है, और जहां भी ये कंसंट्रेशन कम हुई तो वहीं हम इसे कहने लगते हैं ओजोन होल। ठीक है, तो क्या कहने लगते हैं? ओजोन होल, यानी ओजोन छिद्र। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ओजोन छिद्र कहाँ और किसने खोजा? ठीक है, तो अंटार्कटिका पर किसने? जोसेफ फोरमैन ने। कौन थे यहाँ ओजोन होल के खोजकर्ता? जोसेफ फोरमैन। 4 आदमी चले गए और खोज लिया, बोले होल हो गया अंटार्कटिका पर। तो ओजोन होल की खोज जोसेफ फोरमैन ने की थी। एक आपके लिए प्रश्न है, आप बताना कब की गई थी? बताइए। 85, 86, 87। ठीक है, तो 1980 क्या? बोलिए बोलिए। 86, 85।
एग्जैक्ट ही तो बताना है, बिना एग्जैक्ट के कैसे चलेगा। ठीक है, 1985 में ओजोन होल की खोज जोसेफ फोरमैन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ? अंटार्कटिका, आर्कटिक नहीं, अंटार्कटिक। आप जानते हैं ऊपर वाला पोल क्या है? आर्कटिक है, और नीचे वाला जो है आपका वो क्या कहलाता है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पर जोसेफ फोरमैन ने 1985 में ओजोन होल या ओजोन छिद्र की खोज की थी। अब इससे भाई हमें ये बचा किससे रही है हमारी? अच्छा, थोड़ी सी लेयर पे पहले बात कर लेते हैं। तो तीसरी जो है वो मध्यमंडल है, चौथी आयन मंडल होती। तो जितने भी सिग्नल हैं हमारे, ठीक है, अब आपकी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, फिजिक्स में पहुंच जाएं अगर हम, तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं कौन कौन सी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सही से बताना, लाइन से ही बताओ। गामा रे, हाँ, फिर एक्स रे, नहीं है अभी लाइट। बताइए कौन कौन सी होती हैं? लिंक चली गई, मैं भेज देता हूँ, बताओ आप तब तक, मैं तैयार हूँ लिंक भेजने के लिए। जब तक कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं? सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं? बताओ जल्दी से। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। क्रम बता दो, बस क्रम पूछ रहे हैं हम तो सीधा सा। तब तक लिंक भेज रहे हैं हम। क्रम ही आता है क्योंकि, इसलिए क्रम पे अटके हुए हैं। इंग्लिश के लिए उस तरफ चले जाए। हाँ भाई, आवाज आ रही है लाइव में? हाँ जी, तो हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? जल्दी से बताइए कि जो हमारी कौन सी हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो होती हैं, पहली है गामा रेज, फिर गामा के बाद दूसरी एक्सरे, तीसरी परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट। तो देखो बेटा, ये जो आपकी कौन सी, ये जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर, ये हमें किससे बचा रही है? यूवी रे। तो ये जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं या परावैंगनी किरणें जो हैं, इनसे हमारी रक्षा करती है हमारी ओजोन परत। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ओजोन लेयर से हम यूवी रेज के इफेक्ट से बच जाते हैं। और अगर हम विद्युत चुम्बकीय, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, तो गामा, एक्सरे, यूवी रे, फिर दृश्य। अब इसके बाद क्या होगी? परावैंगनी के बाद दृश्य यानी विजिबल रे। और ये जो दृश्य प्रकाश है, हम जो देख पा रहे हैं, आप ये पहने हैं, आप ये पहने हैं, आप ऐसे दिख रहे हैं, आप ऐसे दिख रहे हैं, आप कलरफुल दिख रहे हैं, तो ये और सिर्फ विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश के ही कारण हैं। अगर ये विजिबल लाइट होगी तो हम देख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे।
तो ये विजिबल रेज के कारण हो रहा है, दृश्य प्रकाश के कारण। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये प्रश्न बहुत आसानी से गलत करते हैं, क्योंकि न्यूटन को हम लोग गुरुत्वाकर्षण पे अटक के रह जाते हैं या न्यूटन की गति के नियम पर। ठीक है, देखो मिक्सअप है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एनवायरनमेंट भी है, तो आप थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करिए जिससे हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ कम समय में। तो दृश्य प्रकाश हो गया, और दृश्य के बाद अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। ठीक है, और दृश्य अवरक्त फिर कौन सी होती है? माइक्रो और फिर रेडियो। ये जो हैं आपकी, ये आपकी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गामा रे, एक्स रे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी? यूवी रेज। यूवी रेज के बाद विजिबल यानी दृश्य प्रकाश, और फिर क्या? इंफ्रारेड यानी अवरक्त, और माइक्रो और रेडियो। इस तरीके से 7 जो है आपकी क्या हैं? ये 7 कौन सी रेज हैं? ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनमें से एक जो थी हमारी कौन सी? ठीक है, यूवी रेज। तो यूवी रेज से हमें कौन बचा रहा है? ओजोन लेयर बचा रही है। और बड़ी बात, जैसे मैंने ये कहा, जो आयन मंडल या आयनोस्फीयर है, इसमें कौन सी वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी? तो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती हैं। तो जितनी भी हमें फ्रिक्वेंसी मिल रही है, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, सब कहाँ से होगा? ये तो आयन मंडल से ही इसका लेना देना है। अगर आयन मंडल को हटा दो तो आप भेजते रहो करने, कुछ नहीं आना, हमें कुछ नहीं सुनाई देगा सैटेलाइट से आता हुआ। ठीक, तो इसका अपना इम्पोर्टेंस होता है सिग्नल्स में, रेडियो सिग्नल में, टेलीविजन सिग्नल में हमारे आयन मंडल का, और एक्सोस्फीयर तो लास्ट होता ही है। तो ये क्रम भी कभी कभार पूछते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल याद रखिएगा, ट्रोपोपॉज याद रखिएगा कि यही ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा में होती है, समताप मंडल की निचली और क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन गैस जो है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। ठीक, और ओजोन होल की खोज जोसेफ फोरमैन ने 1985 में अंटार्कटिका में की थी। और क्षोभ मंडल में सारी सीजनल इंसिडेंट या मौसमी घटनाएं होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो वापस आ जाएं हम। ये तो हमने बात की किससे संबंधित? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। तो इसमें एक और चीज़, अच्छा हाँ, तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन से बचाने के लिए है। तो भैया ओजोन लेयर को कौन कौन सी गैसें हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हम इन गैसों को रोकेंगे। तो क्या है? CFC। सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप जानते हैं फोम है, AC थे, रेफ्रिजरेटर थे, इनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही थी ये हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही थी। तो इसे CFC को किससे प्रतिबंधित कर दिया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसके बाद एक कौन सी गैस का यूज करना शुरू किया हमने? HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन आगे चल के पता चला कि ये भी नुकसानदायक गैस है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो फिर एक और एग्रीमेंट आता है जिसे हम कहते हैं किगाली समझौता। ठीक है, तो पूछा जाता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को किस समझौते के अंतर्गत, किस पैक्ट के अंतर्गत? तो किगाली समझौते के अंतर्गत HFC या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही मेन गैस होती है जिसके कारण आपका हो रहा है, जितने भी फ्लोराइड वाले कंपाउंड्स होंगे वो किसको करेंगे? ओजोन लेयर के डिप्लीशन में काम करेंगे। तो इनसे हमारे ओजोन परत को बचाने की ज़रूरत है। और बाद में फिर HFC का यूज किया तो HFC के भी नुकसान थे। तो फिर किगाली समझौते या किगाली पैक्ट या किगाली एग्रीमेंट के अंतर्गत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी उपयोग से समाप्त कर दिया गया था। यहाँ तक सबको क्लियर? कोई समस्या नहीं? चलो अब आ जाते हैं हम अपने वापस से। तो ये हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उससे संबंधित बातें। इसके बाद हम देखते हैं 1992। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, अर्थ समिट है, इस पर भी कई बार आया। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ। और इसके अंतर्गत बेटा 3 जो महत्वपूर्ण समझौते थे, एक है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसे हम बोलते हैं जैव विविधता अभिसमय।
तो जैव विविधता के लिए आया। एक आया UNFCCC, ये बहुत आता है, इसका तो फुल फॉर्म भी पूछा गया, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का आया, UNFCCC आया। और एक तीसरा जो है वो क्या आया, UNCCD, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए आया था। तो आपको याद रखना है 3 चीजें कौन कौन सी, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और UNCCD तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीनों समझौते 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किए गए थे। इसके बाद हम 92 में ही अगर इंडिया के स्तर पर देखते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था, हाथी परियोजना या एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है वो हम लेके आए थे। ठीक, तो ये भारत में हो जाता है। इसके बाद 1995 से एक चीज नई शुरू होती है, बताइए क्या शुरू हुआ, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो पहला कोप, एक तो फुल फॉर्म पूछा गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कहाँ पे हुआ था पहला कोप, बर्लिन में। ठीक है, तो पहला कोप यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 1995 से। इसके बाद हम क्या देखते हैं, रियो +5। तो आप जानते हैं रियो 1992 में है और 5 साल जोड़ो तो क्या हो जाता है 1997, तो रियो +5 आया। और यहाँ पर एक 1997 में ही क्योटो जापान में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के लिए है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन उत्पादन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो जापान में है और 1997 से ये आया, लेकिन ये लागू कब से हुआ, तो 2005 से ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब से लागू होता है, ठीक है, तो 2005 से ये लागू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। और इसी क्योटो प्रोटोकॉल से क्या आई थी, कार्बन क्रेडिट। तो जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही आया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन के पीछे के कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया जो कि 1997 का था, क्योटो जापान में है, और 2005 में जाके ये लागू हो गया। और इसी क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया। कार्बन क्रेडिट समझते हैं आप लोग? नहीं, कोई बात नहीं। एक टन CO2 के उत्सर्जन को अगर हम रोकते हैं तो हमें बदले में एक कार्बन क्रेडिट प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपनी है, अब उस कंपनी में मुझे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जिससे जनरेट हो रही है कोयले से, वो तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कर ही रही है। अब मैंने सोलर पैनल लगाए और सोलर पैनल का यूज करते हुए मैंने क्या बचाया, CO2 उत्सर्जन को रोका। इस CO2 उत्सर्जन को रोकने, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दिल्ली मेट्रो होता है कि दिल्ली मेट्रो ने क्या किया कि जो मेट्रो ट्रेन चल रही है उसमें किस लाइट का यूज कर लिया, सोलर पैनल्स का यूज किया, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी ये यूज करते, डीजल पेट्रोल कुछ भी यूज करते या इलेक्ट्रिसिटी करते, उससे पॉल्यूशन होता और लाइट बनने में भी पॉल्यूशन हुआ है। तो इन्होंने अगर मतलब ये या कोई भी कंपनी अगर 1 टन CO2 बचाती है, कितनी बचाती है, 1 टन CO2 को निकलने से अगर बचाती है तो उसके बदले में एक कार्बन क्रेडिट मिल जाती है, और आप इस कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो उसी को हम कहेंगे कार्बन ट्रेडिंग। तो ये कार्बन क्रेडिट जो है आप सेल आउट करो और इसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। अब होता क्या है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से बदल नहीं सकते, तो वो जो लोग कार्बन क्रेडिट को बचाते हैं, बनाते हैं, उनसे वो लोग क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं कार्बन क्रेडिट,
और बदले में उतने टन कार्बन CO2 जो है वो वातावरण में छोड़ देते हैं। समझ रहे हो पैसे का खेल कितना खतरनाक है। मतलब एक ने तो बड़ी मुश्किल से बचाई, अब आपने उसे पैसे दिए कि हम पॉल्यूशन करेंगे, एक तरीके से यही हुआ ना। लेकिन बेनिफिट क्या है कि पुरानी जो यूनिट्स हैं, पुरानी जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, एकदम से आप उनमें इतने कॉन्ट्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते कि आप उनमें सोचो कि कोई पॉल्यूशन हो ही ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा, औद्योगिकरण को प्रभावित करेगा। तो उसको ज़्यादा कुछ ना छेड़ते हुए ये बड़ी कंपनीज या देश में जो समझौते चल रहे हैं इंटरनेशनली, ये छोटे देशों को, नई नई कंपनीज को ये टेक्निकल सपोर्ट करते हैं कि आप अपने यहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करिए, कार्बन क्रेडिट बनाइए और हमें दे दीजिए और हम पॉल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि हम तो करते ही चले आ रहे हैं, आप हम पे कितनी पेनल्टी लगा दो। तो इस तरीके से कम जो नई फैक्ट्रीज, नई कंपनीज, नए जो सिस्टम जनरेट हो रहे हैं, एक तो वो कैसे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और जो बाकी के भी कर रहे थे तो उनसे पैसा किसको मिल गया, जिसने बचाई। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो कार्बन क्रेडिट आपकी किससे आई, क्योटो प्रोटोकॉल से। ये ध्यान रखना किससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज यानी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से को रोकने के लिए लाया गया था। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा कार्बन ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है, सोच लो। फिर इसके बाद 1992 से 10 ईयर और हुए, 10 साल ऐड करो 92 में तो 2002 आया। तो इसे हम कहते हैं रियो प्लस 10। 10 साल हो गए तो रियो प्लस 10 सबमिट हो जाती है। और 2002 में ही बेटा आपको ध्यान रखना है कि भारत में क्या आया, जैव विविधता अधिनियम आया था। तो भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, और वैश्विक स्तर पर रियो प्लस 10 है। और 10 साल ऐड कर दो 2010 में, 2002 में तो 2012, यानी रियो प्लस 20 हो गया। तो रियो प्लस 20 में फिर से रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, शिखर सम्मेलन के 20 साल बाद। तो ये चीज आपकी आ जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो कोप था हमारा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहला कोप 1995 से बर्लिन जर्मनी में स्टार्ट हुआ, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में स्टार्ट हो गया ये। और इसके बाद में हम देखते हैं कोप 21। इस समय पेरिस में क्या हुआ था, एक आतंकवादी हमला हुआ था और उन्होंने कहा था कि आप नहीं करेंगे कोप 21 का आयोजन। तो पूरे देश, स्पेशली हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर ऐसे आतंकवादी हमलों से डर के हम अपने सम्मेलन नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ये जो पेरिस में हमला हुआ था, पेरिस में फ्रांस के अंतर्गत आता है, आप जानते हैं फ्रांस में पेरिस है, फैशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना, किसको बोलते हैं, सिटी ऑफ फैशन, सॉरी फैशन ऑफ ब्यूटी नहीं, सिटी ऑफ फैशन, ठीक है। तो फैशन की राजधानी या फैशन की नगरी कौन है, पेरिस है। तो पेरिस में उस समय आतंकी हमलों के बावजूद ये सम्मेलन किया गया था और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा योगदान था। तो कोप 21 2015 में हुआ था फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 2016 आता है, तो 21 हो गए हैं, 21 के बाद 22 होगा। तो कोप 22 जो हुआ वो मराकश मोरक्को में हुआ। फिर इसके बाद 2017 में कोप 23 होता है, बॉन जर्मनी में हुआ था ये। इसके बाद कोप 24 तो कैटोवॉइस पोलैंड में हुआ था ये 2018 में। फिर कोप 25 2019 में हुआ मैड्रिड स्पेन में। अब आप जानते हैं कि कोविड-19 आ गया, तो 2020 में कोविड के कारण कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन नहीं हुआ, बस क्रम बिगड़ेगा यहीं से। तो 2020 को हटा देना, 2019 में 25 पाए, तो पीछे चले जाना, 2019 में 25, 2018 में 24, 17 में, समझ में आ रहा है ना। तो आप आराम से इनका क्रम और यहाँ से आपको कनेक्ट करना है। तो 2015-21 कोप 21, 2016 कोप 22, ठीक है। कहाँ पे 2016, मराकश मोरक्को। कोप 2017 में कौन सा, कोप 23 यानी बॉन जर्मनी में। 2018 में कोप 24 कहाँ पे, कैटोवॉइस पोलैंड में। और फिर इसके बाद 24 के बाद 25 कोप 25 मैड्रिड स्पेन में 2019 में। 20 में हुआ नहीं तो 21 में होगा कोप 26। और ये कहाँ, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में।
इसके बाद कोप 27 2022 में शर्म शेख में, 22 में जब ये हुआ था इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था, शर्म शेख इजिप्ट में। कोप 28 2023, तो 2023 में अभी हुआ कुछ समय पहले, तो 2023 में यूएई में कोप 28 हुआ था, इस पर प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो कोप 28 2023 यूएई दुबई, तो दुबई में हुआ। इसके बाद अगला कहाँ होना है 24 में, तो बाकू अजरबैजान, ठीक है। और उसके बाद कोप 30 बेलेम ब्राज़ील में 2025 में, और 2026 में ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक नेशंस जो हैं इनमें 2026 में भी ये तय हो चुका है। चूँकि कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आपसे और आगे के भी पूछ लें, तो इसलिए मैंने और अगले 2 सालों के बता दिए। तो 23 में हो गया, 24 में कहाँ होगा, 29 होगा ये बाकू अजरबैजान में। अच्छा, बाकू आपने किसके लिए सुना है कभी? किसी ने सुना है बाकू? नहीं, अजरबैजान की कैपिटल तो छोड़ो, बाकू में और क्या है ऐसा? किसी रिसोर्सेज के लिए, मिनरल्स के लिए, किसी तरीके की चीज़ों में पढ़ा आपने? पेट्रोलियम सब्सटेंस के लिए काफ़ी फेमस है बाकू, ठीक है। चलो खैर, कोप 30 ब्राज़ील में और कोप 31 जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशियन में रहेगा। तो ये आपको कोप जो हैं बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपकी थोड़ी सी भी गलती और आपका एक क्वेश्चन चला जाएगा। रिपीट करते हैं, चलो अब रिवीजन मोड पे आओ। 1971 रामसर सम्मेलन, कॉपी नहीं देखो, आराम से याद हो जाएगा, ज़्यादा मत सोचो। 1971 में रामसर सम्मेलन, एक थे राम, तो 71 रामसर ईरान, और 2 फरवरी को हमने क्या शुरू किया, आर्द्रभूमि या नमभूमि दिवस या विश्व नमभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि सुंदरबन, सबसे छोटी रेणुका हिमाचल प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश में 4 वेटलैंड्स, भोजताल, शांके सागर, यशवंत सागर और सिरपुर, ठीक। वापस आ जाओ, 1972 2 राम कहाँ जाएंगे, वन जाएंगे, तो 72 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब चूंकि भगवान राम दयालु है तो वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वैश्विक स्तर पर 1972 में ग्लोबली स्टॉकहोम कन्वेंशन। 73 बन गए तो वनराज मिलेंगे, यानी प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना, और 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में ये हुई थी, और ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर जो था, इनको लाने का जो श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है वो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शांकला को जाता है, ठीक। मध्य प्रदेश में 6 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नेशनल पार्क हैं आपके, और 2 अभ्यारण्य, जिनमें से एक अभ्यारण्य जो रातापानी है उसको भारत सरकार अभी तक मान्यता नहीं दी है, ठीक है, अभ्यारण्य, ठीक है। तो रानी दुर्गावती जो है इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा देखो क्वेश्चन, इसलिए बस एक ही क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश का या देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि लेटेस्ट में ये आया है, तो उस स्थिति में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा हो गया, रानी दुर्गावती या वीरांगना रानी दुर्गावती। इसके अलावा 6 जो नेशनल पार्क और हैं, कौन कौन से हैं, पन्ना पेंच, संजय सतपुड़ा और कान्हा बांधवगढ़, ठीक। 74 में कौन सा, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, तो ये जल प्रदूषण का था, जल 4 में। अब जल के बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 81 में वायु प्रदूषण अधिनियम, 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, छाता विधान, और 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा, ठीक है। और इसी से क्या बचाया, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ओजोन परत को बचाने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, और यहाँ से फिर ओजोन लेयर और वो सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई। फिर इसके बाद 87 के बाद 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में, और 3 चीज़ें कौन कौन सी, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC और UNCCD, ठीक है। फिर इसके बाद 1995 में हमने क्या देखा, पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जर्मनी के बर्लिन में,
1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2005 में, क्योटो जापान का शहर, और इसी से कार्बन क्रेडिट जो है वो आई है, और ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लाया गया था। फिर इसके बाद 2002, तो 2002 में क्या था? बोलिए। भारत में हम कहें तो जैव विविधता अधिनियम डायरेक्ट है सिलेबस में आपके, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, और वैश्विक स्तर पर Rio+10। ठीक, फिर 2002 के बाद 12, तो Rio+20 अगेन हो गया ये। और इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं? 2015 में कौन सा? COP21। और आप अभी 2023 से भी याद रख सकते हो अगर आपको ज़्यादा याद नहीं होते हैं तो 2023 में कहाँ? UAE में हुआ था। ठीक, तो UAE में कहाँ पर? दुबई में। ठीक है, और कौन सा था? COP28। अगला कहाँ होगा? 29 बाकू में, और 30 कहाँ? ब्राज़ील में, और 31 जो होगा वो जाकर होगा ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक नेशंस में। तो इस तरीके से ये जो हैं आपके ये हो जाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक नेशन में 2026 में 31, 2025 में 30, 2024 में 29 नंबर का बाकू में, और 2023 में 28 UAE में हुआ ही है अभी ये। और यहाँ हमने आपको बताया था कि 2015 में पेरिस, उसके बाद मराकेश, फिर बॉन जर्मनी, फिर कैटोबॉयस पोलैंड, और फिर मैड्रिड, और फिर ग्लासगो। ठीक है, जितने याद हो जाए अच्छी बात है। 21 याद रखिएगा, वर्तमान का याद रखिएगा कि COP28 अभी हुआ है, UAE के दुबई में हुआ है, अगला बाकू अजरबैजान में होने वाला है। उतना आगे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मान लो मैचिंग में आ जाए, एक तरफ ये दे दिया, एक तरफ ये दे दिया, आप क्या करोगे? और सबसे बड़ी बात, 2 नहीं आते ना, फिर नहीं बनती मैचिंग। अगर अच्छे ऑप्शन देते हैं 2 तो बन जाते हैं, क्योंकि प्रश्न तो 2 के बीच में फंसता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इनमें कोई प्रश्न है किसी का तो बोलिए, किसी भी तरीके का। अब हम इसके आगे जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो देखिए, एक तो हम लोग बात करेंगे आपकी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हम एक ही डायमेंशन में कवर कर लें, और एक कोई एक्ट ले लेंगे। तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ही खत्म करते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक, तो एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आप अपने स्तर पे जो पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोशिश करिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो एक बार आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ के आइएगा। जैसे चीज़ें क्या होती है ना, थोड़ा सा एक बार आप गो थ्रू होंगे ना चीज़ों के, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हैं, हम इनको पढ़ लेंगे। और इससे पहले हम 2 चीज़ें, एक इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जनगणना, हम कोशिश करेंगे कि हम वो टॉपिक पढ़ें जिनसे हमें सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में मिल जाएं और जिनसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आने की रहती है, तो उन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो इतना तो हो गया।